Yes, good evening and welcome you all. Today we are going to continue with the chapter Leverage in Financial Management. Yes, we are going to continue with the chapter Leverage, which we had started in the last class. Before we do any new discussion in this chapter, let us first have a quick recap of whatever we have discussed in the previous class. A very quick recap. एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस मैं पूछते जाऊंगा आपके साथ आपसे एंड आपको उसका आंसर करना है चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, या अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक डाउट आया है, नॉट ऑडिबल। Just give me 1 second. So, तैयार हो जाओ, on your mouth, get set, on your mouth, audible. क्या बात है ना मनदीप, ऑडिबल का स्पेलिंग इज AUDIBLE। आपने लिखा है AUDIBAL, ऑडिबल। ठीक है। ओके, ठीक है, तैयार हो जाओ with your fingers on the keypad एंड सिंपल सा क्वेश्चंस है, राइट। सिंपल से उसके आंसर्स होंगे, फटाफट आंसर करना, बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, राइट। फटाफट। इनकम स्टेटमेंट किससे शुरू होता है? सेल्स। वेरी गुड नमनदीप, हर्ष। सेल से सबसे पहले अपने क्या माइनस करते हैं? सेल से सबसे पहले अपने क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं? फटाफट आंसर्स आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड पूजा, हर्ष, नमनदीप। फिक्स कॉस्ट को माइनस करके क्या मिलता है? वेरी गुड कृष्णा। EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को माइनस करके क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वेरी गुड पूजा, हर्ष, सनी, कृष्णा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं? टैक्स, टैक्स, टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स को माइनस करके क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले अपने क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉफिट का जो अमाउंट बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाफेश, पाफेश, पाफेश। दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस, पाफेश को जब, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इट इज अर्निंग्स पर शेयर। इट इज अर्निंग्स पर शेयर। यस, फटाफट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का क्या मीनिंग है? जस्ट वन वर्ड आंसर। What does leverage mean in financial management? It is, very good Namandi Pooja. Yes, बाकी सबको याद है कि नहीं? It is called risk. Risk. Financial management में leverage means risk. वैसे the word leverage is coming from the French word, lever.
In French, lever means to lift a heavy object with little effort. To lift a heavy object with little effort. ठीक है? But financial management में leverage means risk. रिस्क अगर है तो रिटर्न अपलिफ्ट होगा, रिस्क अगर लेंगे तो रिटर्न अपलिफ्ट होगा, राइट? यही लेवरेज का कंसेप्ट बताता है। अच्छा बताओ कितने टाइप के रिस्क है? इनकम स्टेटमेंट में तो सब फटाफट आंसर कर रहे थे, कितने टाइप के रिस्क होते हैं? अभी लेवरेज का क्वेश्चन का आंसर करो। 3 टाइप का रिस्क होता है, नाम बताओ। अच्छा इनिशियल्स बता दो, रिस्क के इनिशियल्स बता दो। वेरी गुड पूजा, हर्ष, नमनदीप। It is operating, financial and combined. Very good, Krishna. Operating risk, financial risk, combined risk. Operating risk, financial risk, combined risk. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मतलब रिस्क होता है। तो 3 रिस्क से 3 लेवरेज निकलता है। ऑपरेटिंग रिस्क से ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क से फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड रिस्क से कंबाइंड लेवरेज। ठीक है? ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से होता है? ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से होता है? ऑप्शंस दे रहा हूं, और मेरे ऑप्शंस देने से पहले नमनदीप ने सही जवाब दे दिया। राइट, वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑपरेटिंग रिस्क किसके वजह से होता है? ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट, बी इंटरेस्ट, सी प्रेफरेंस डिविडेंड। इट इज फिक्स कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग रिस्क फिक्स कॉस्ट के वजह से होता है। रिस्क क्यों होता है फिक्स कॉस्ट के वजह से? बिकॉज फिक्स कॉस्ट हर महीना सेम अमाउंट का पे करना होता है, हर महीना सेम अमाउंट का फिक्स कॉस्ट इनकर होता है। चाहे ये फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए आपने सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कमाया है या नहीं, बट फिर भी हर महीना सेम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट हमें इनकर करना होता है, चाहे ये फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कमाया है या नहीं। तो कंपनी के दिमाग में हमेशा एक टेंशन होता है टू अर्न sufficient amount of contribution so that the fixed cost is recovered fully, यानी फिक्स कॉस्ट का खर्चा पूरी तरीके से निकल जाए और उसके बाद ईबीआईटी आ जाए पॉजिटिव, और ईबीआईटी आ जाए पॉजिटिव। सो अच्छा कंट्रीब्यूशन कमाए ताकि फिक्स कॉस्ट का खर्चा आसानी से निकल जाए, और फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकलने के बाद ईबीआईटी नेगेटिव में नहीं आए, पॉजिटिव में आए। तो ऑपरेटिंग रिस्क फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होता है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। फटाफट मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, व्हाट बाय व्हाट, व्हाट बाय व्हाट, व्हाट बाय व्हाट। वेरी गुड हर्ष, नमनदीप, पूजा। आई वांट मोर students to answer my question. It is contribution by EBIT. It is contribution by EBIT because कंपनी को sufficient amount of contribution
कमाना होता है ताकि उसका फिक्स कॉस्ट का खर्चा आसानी से निकल जाए, और फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकलने के बाद ईबीआईटी पॉजिटिव में आए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ईबीआईटी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसके वजह से होता है? ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। फिक्स कॉस्ट की वजह से तो ऑपरेटिंग रिस्क होता है, अभी तो डिस्कस किया सनी। फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग रिस्क होता है, तो फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट फिक्स कॉस्ट की वजह से होता है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क किस वजह से होता है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से होता है। प्रोविडेंट फंड, हे भगवान, हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों ना गए? ये पढ़ने से पहले मेरे आंख में डबल चश्मा क्यों ना लग गया हो? प्रोविडेंट फंड, सेमेस्टर 4 याद आ गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, करेक्ट। सो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो खर्चा है ना, ये फाइनेंशियल रिस्क, इस रिस्क इंटरेस्ट के वजह से इसलिए होता है बिकॉज कंपनी को अपने लेंडर्स, अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ता है, चाहे कंपनी के पास सफिशिएंट ईबीआईटी हो या ना हो इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए। ईबीआईटी सफिशिएंट नहीं भी है, यानी कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो इस वजह से इंटरेस्ट के वजह से रिस्क होता है। ये रिस्क को अपने फाइनेंशियल रिस्क क्यों बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क इसलिए बोलते हैं बिकॉज इंटरेस्ट हम लेंडर्स को देते हैं, जिनसे हम लोन लेकर बिजनेस को फाइनेंस करते हैं। इंटरेस्ट हम डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, जिनको अब जिनको हम यानी कंपनी, जिनको कंपनी डिबेंचर्स इशू करके फाइनेंसिंग करता है। इसलिए इंटरेस्ट के वजह से जो रिस्क होता है उसे अपने फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। रिस्क इसीलिए बिकॉज इंटरेस्ट का पेमेंट कंपल्सरीली हर साल करना पड़ेगा, चाहे कंपनी के पास सफिशिएंट ईबीआईटी हो या ना हो। चाहे कंपनी के पास सफिशिएंट ईबीआईटी हो या ना हो। इसीलिए कंपनी को हमेशा एक बात का टेंशन रहता है, टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी, ताकि इंटरेस्ट का खर्चा बहुत ही आसानी से निकल जाए, और इंटरेस्ट का खर्चा निकलने के बाद पीबीटी पॉजिटिव आए। तो कंपनी के दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहता है, कंपनी को हमेशा एक टेंशन रहता है कि अच्छा ईबीआईटी कमाए, मोटा ईबीआईटी कमाए, जिससे कि इंटरेस्ट का खर्चा पूरा आसानी से निकल जाए। जितना भी इंटरेस्ट है उसका सारा खर्चा आसानी से निकल जाए। इंटरेस्ट का खर्चा निकलने के बाद पीबीटी पॉजिटिव है। तो इंटरेस्ट के वजह से फाइनेंशियल लेवरेज का इफेक्ट होता है। तो मेरे को बताओ, बिकॉज लेवरेज मींस व्हाट? रिस्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वजह से फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट बाय व्हाट? ईबीआईटी बाय पीबीटी। कुछ जन एकदम आंसर्स के साथ तैयार थे। ईबीआईटी बाय पीबीटी। अच्छा, अपने लेवरेज का जो डिग्री है यानी मेजरमेंट, लेवरेज का जो डिग्री है यानी मेजरमेंट,
उसको टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ट्रू या फॉल्स। मतलब लिवरेज का जो डिग्री यानी मेजरमेंट है उसको टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो जो फिगर आएगा उसको टाइम्स करके लिखेंगे, से 6 टाइम्स या 4 टाइम्स। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट सुनो, फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला है विच इज ईबीआईटी बाय पीबीटी, ईबीआईटी बाय पीबीटी, इसका भी जो फिगर आएगा उसको टाइम्स करके लिखेंगे। ठीक है, डन। ओके। प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से भी फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। रिस्क इसीलिए बिकॉज, रिस्क किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। बिकॉज कंपनी इक्विटी डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देता है, एंड लिक्विडेशन के वक्त भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके कैपिटल का पैसा दिया जाता है बिफोर एनी अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क पैदा करता है, राइट, रिस्क पैदा करता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्रिएट्स फाइनेंशियल रिस्क, प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से फाइनेंशियल रिस्क होता है। ठीक है, बिकॉज कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट में हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, यानी जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल देना है इक्विटी डिविडेंड देने से पहले। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी डिविडेंड से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क होता है। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी फाइनेंशियल लिवरेज का इफेक्ट लेकर आता है, यानी फाइनेंशियल लिवरेज का इफेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से भी होता है, राइट, क्लियर। बट अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन प्रेफरेंस डिविडेंड तक नहीं किया था। प्रेफरेंस डिविडेंड को फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में कंसिडर नहीं किए थे, बिकॉज हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड का इंपैक्ट ऑन लिवरेज अपने अलग एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कुछ एक क्लासेस बाद। ठीक है, कुछ एक क्लासेस बाद। इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट अभी फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में नहीं लाया है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इनकम स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ रिस्क, लेवरेज, degree of operating leverage contribution by EBIT, degree of financial leverage EBIT by PBT, and yes, business दोनों टाइप का रिस्क को फेस करता है, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो दोनों रिस्क को कंबाइन करके बन जाता है कंबाइंड रिस्क, बिकॉज बिजनेस दोनों टाइप का रिस्क को फेस करता है। तो वी हैव कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड रिस्क कंबाइंड लेवरेज का इफेक्ट देता है, कंबाइंड लेवरेज का इफेक्ट देता है, यस। तो कंबाइंड रिस्क इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों के वजह से होता है। कंबाइंड रिस्क, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों के वजह से होता है। तो कंपनी के दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहता है। क्या चीज का टेंशन रहता है? टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिससे कि आसानी से फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकल जाए, निकलने के बाद इंटरेस्ट का खर्चा भी बहुत आसानी से निकल जाए, निकलने के बाद पीबीटी जो है वो पॉजिटिव आए। तो रिस्क कंबाइंड रिस्क से कंबाइंड लिवरेज का इफेक्ट आता है। तो मेरे को बताओ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी। ओके, राइट। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी।
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी DFL इज इक्वल टू EBIT बाय PBT. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज यानी DCL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय EBIT. अगर अपने DOL और DFL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन बाय PBT, which is nothing but DCL, degree of combined leverage. So degree of combined leverage can also be expressed as degree of operating leverage multiplied by degree of financial leverage. यानी DCL is equal to DOL into DFL. ठीक है, राइट? यही डिस्कस हुआ था. सभी जन ये डिस्कशन को लेकर कॉन्फिडेंट है? एक बार चैट बॉक्स में वाई फॉर यस एंड फॉर नो बोले तो मैं आगे डिस्कस करूंगा. सर आपने लास्ट क्लास कुछ लिखाया नहीं था. यस, मैंने लास्ट क्लास कुछ लिखाया नहीं था. मैं आज कोई मतलब कुछ नया डिस्कस करके फिर लिखाऊंगा एक साथ. ठीक है, आज नया डिस्कशन करके फिर लिखाऊंगा एक साथ. लिखा दूंगा पर बट बिना लिखाए भी बहुत जन को पूरा चीज याद है. ओके, चलो. सपोज अपने एक इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, नया चीज डिस्कस कर रहे हैं, लेवरेज में नया डिस्कशन हो रहा है. सर क्या डिस्कस करो, थोड़ा सा हिंट दे दूं. अपने जो तीन लेवरेज है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ये तीनों लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला सीखने वाले हैं. दूसरा फॉर्मूला सीखने वाले हैं. दूसरा फॉर्मूला सीखने से क्या होगा? आपके लेवरेज का कंसेप्ट और सॉलिड हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, बेटर हो जाएगा. ठीक है. सपोज ईयर 1 में सेल्स 1 लाख रुपीस का है. फिक्स कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट. बाय मिस्टेक मैंने फिक्स कॉस्ट बोल दिया. वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? What is the amount of variable cost? If variable cost is 60% of sales, then what is the amount of variable cost? Sir, why have you expressed variable cost as a percentage of sales? Why not should I express it? Why not should I express variable cost as a percentage of sales? Because variable cost is that cost which is incurred in direct proportion to the sales. जितना ज्यादा अपने यूनिट्स बनाकर बेचेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का खर्च उतना ही ज्यादा होगा. यानी वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरीके से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड पर डिपेंड करता है. जितना यूनिट्स अपने बनाकर बेचेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा उतना ही ज्यादा अमाउंट का इनकर होगा. जितना कम यूनिट्स बनाकर बेचेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा उतना कम अमाउंट का इनकर होगा. तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? इट इज कमिंग टू 60,000. कंट्रीब्यूशन 40,000. से फिक्स कॉस्ट इज 15,000. EBIT is 25,000. इंटरेस्ट 1 लाख रुपया का लोन लिया और लोन पर 10% का इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट 1 लाख रुपये, सॉरी, लोन 1 लाख रुपया का लिया है और 1 लाख रुपए के लोन पर
10% का इंटरेस्ट है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? फटाफट चैट बॉक्स में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करो प्लीज. व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज 10,000. इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद पीबीटी कितना अमाउंट का आ रहा है? आंसर्स दो प्लीज, आई एम वेटिंग. फटाफट कराओ क्लास. यस, इट इज 15,000. इट इज 15,000. टैक्स का रेट सपोज 30% है. टैक्स का रेट सपोज 30% है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स? हु कैन टेल मी? टैक्स का रेट 4500. सपोज 30% है, तो टैक्स का अमाउंट कितना होगा? 15,000 का 30%, जैसा कि हर्ष ने एकदम सही कहा. 15,000 का 30%. 15,000 का 30% कितना हो गया बोलो? 4,500. तो व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 10,500. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10,500. देन प्रेफरेंस डिविडेंड. अभी अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को लिवरेज के डिस्कशन में शामिल नहीं करेंगे. प्रेफरेंस डिविडेंड को एकदम प्रेफरेंस वाला इज्जत देंगे. उसका डिस्कशन एकदम अलग से होगा, स्पेशल रूप में होगा. सर ये डिस्कशन में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है यार, खाली नाम है ना प्रेफरेंस डिविडेंड, तो सोचा उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दे, थोड़ा सा स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दे, तो अगला खुश हो जाएगा. इसलिए लिवरेज के चैप्टर में प्रेफरेंस डिविडेंड का डिस्कशन को अलग से अपने करेंगे. तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसिडर नहीं करें, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं. तो पाफेश कितना हो जाएगा? 10,500. ठीक है. सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सपोज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 है. व्हाट इज ईपीएस? व्हाट इज अमाउंट ऑफ ईपीएस? बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए. पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 105. 105. 105. वेरी गुड. ठीक है सर, ये समझ में आ गया मेरे को. इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया है फिगर्स के साथ, एकदम क्लियर है. ठीक है, एकदम क्लियर है. अब इसी इनकम स्टेटमेंट को देखकर, इसी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फिगर बताओ. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, यस और नो? कंट्रीब्यूशन कितना है? 40,000. ईबीआईटी कितना है? 25,000. तो इधर मैं लिख रहा हूं मैं, हाँ. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 25,000. कितना आ रहा है बोलो? 1.6 एग्जैक्टली आ रहा है. 1.6 Yes, sir. एग्जैक्टली आ रहा है. एग्जैक्ट आ रहा है. Yes. ओके. 1.6 टाइम्स. टाइम्स नहीं लिखेंगे ना तो समझ जाना एग्जाम में हमारा टाइम खराब आ गया. एग्जामिनर क्या करेगा? आपको सॉल्यूशन के लिए 0 नंबर देगा, टाइम्स अगर नहीं लिखेंगे तो लेवरेज के आंसर में. सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स. देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बताओ. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT बाय PBT.
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT बाई PBT, 25,000 बाय 15,000। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT बाई PBT, कितना आ रहा है? 25,000 बाय 15,000। व्हाट इज द फिगर? 1.67 टाइम्स 25,000 बाय 15,000 इज इक्वल टू 1.67 टाइम्स। देन डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? इट इज कंट्रीब्यूशन बाय PBT। कंट्रीब्यूशन कितना था? 40,000 बाय PBT 15,000, तो कितना आ रहा है? 40,000 बाय 15,000 इज इक्वल टू 2.67 टाइम्स। इसको अपने और कैसे निकाल सकते थे? 1.67 टाइम्स इंटू 1.6, यानी DOL इंटू DFL करके भी 2.67 टाइम्स आता। लिख देता हूं मैं, DCL इज इक्वल टू DOL into DFL, that is 1.6 into 1.67, which is equal to 2.67 times। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाकर तीनों लिवरेजेस कैलकुलेट करवाया, तो हम कैलकुलेट कर पाए, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सर आगे क्या करने वाले? आगे अपने हियर 2 का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। हियर 2। सर हियर 2 में ऐसा क्या खास बात है? हियर 2 में क्या हो रहा है? अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ध्यान से सुनना, हियर 2 में अपना कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशंस 25% से बढ़ रहा है। स्केल ऑफ ऑपरेशन 25% से बढ़ रहे हैं। सर स्केल ऑफ ऑपरेशन 25% से बढ़ रहा है, यानी काम 25% और ज्यादा हो रहा है, यानी प्रोडक्शन 25% और ज्यादा हो रहा है, यानी सेल 25% और ज्यादा हो रहा है। आंसर इज यस, 25% से बढ़ रहा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। 25% से स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं मैं +25%। फटाफट मेरे को ईयर 2 का सेल्स बताओ, ईयर 2 का सेल्स बताओ। 1,25,000। 1,25,000। 1 लाख प्लस 25% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 1,25,000। देखो अभी मेरे को ईयर 2 का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको आगे समझाने के लिए, राइट? तो सभी जन पार्टिसिपेट करेंगे। सेल्स कितना हो गया? 1,25,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बताओ? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? कैसे निकाला पूजा गोयल? 75,000। युवराज कैसे निकाला 75,000? नमनदीप कैसे निकाला 75,000? Sir, 65,000 of sales, 60% of sales. 60% ऑफ सेल्स। सर आपने तो लिखा है ना बगल में, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, तो जितना सेल्स होगा उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, तो 1,25,000 का 60% इज 75,000। सो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? फटाफट जवाब दो। यस,
50,000. 1,25,000 minus 75,000 is equal to 50,000. Then फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फटाफट चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए. फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता. चाहे आप जितना सेल कर लो, ये चेंज नहीं होता. तभी तो फिक्स कॉस्ट की वजह से लिवरेज का इफेक्ट होता है, वो लीवर का काम करता है. तभी तो फिक्स कॉस्ट की वजह से लिवरेज का इफेक्ट होता है. फिक्स कॉस्ट लीवर का काम करता है. चाहे आप सेल्स को जितना ही बढ़ा लो, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को जितना ही एक्सपैंड कर लो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा. यानी कमाई बढ़ा लो, खर्चा सेम रहेगा. तो लिवरेज का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना. लीवर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिकॉज ये वो खर्चा है जो चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है. तो 15,000 फिक्स कॉस्ट है, तभी तो ये लीवर का काम करेगा. 35,000 का EBIT आ रहा है. इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट बताओ फटाफट. इंटरेस्ट 500. 10,000. वेरी गुड सनी, 10,000. सर इंटरेस्ट भी सेम रहता है. जितना अमाउंट का लोन है, लोन लोन का लोन लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे. जितना अमाउंट का लोन है वो फिक्स्ड है, इंटरेस्ट का परसेंटेज एक ही रहता है. तो इंटरेस्ट के परसेंटेज को लोन के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है. यानी कमाई बढ़ जाए बट इंटरेस्ट का खर्चा वही सेम रहता है. राइट. तो इंटरेस्ट भी लेवरेज का इफेक्ट क्रिएट करता है. समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट भी लेवरेज का इफेक्ट क्रिएट करता है, लीवर का काम करता है. सो इंटरेस्ट भी 10,000 होगा. यानी खर्चा बढ़ गया, सॉरी, कमाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया, बट इंटरेस्ट का खर्चा वही सेम रहा, बिकॉज लोन वही पुराना अमाउंट का है, वही सेम अमाउंट का है, और इंटरेस्ट का रेट एकदम सेम रहता है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता. सो क्योंकि लोन का अमाउंट वही सेम है और इंटरेस्ट का रेट वही सेम है, तो इसलिए इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज नहीं हुआ. यानी कमाई बढ़ गई, खर्चा नहीं बढ़ा, तो लिवरेज का इफेक्ट आएगा. यानी लीवर का काम कर रहा है इंटरेस्ट. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फटाफट बताओ. 25,000. देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000 है, तो टैक्स का अमाउंट कितना होगा? वेरी गुड युवराज. 25,000 इंटू 30%, 7,500. 7,500 का टैक्स माइनस करने के बाद व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 17,500. 17,500. 17,500. प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, इसको बाद में डिस्कशंस में इंक्लूड करेंगे. तो पाफेश कितना आ रहा है? 17,500. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 100. व्हाट इज ईपीएस? 175. 175. तो सर दूसरे साल का इनकम स्टेटमेंट भी अपने काफी आसानी के साथ कंफर्टेबल होकर बना लिए. तो दूसरे साल का इनकम स्टेटमेंट भी बन गया. अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? ईयर 1 टू ईयर 2 जो स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है, उसके वजह से इनकम स्टेटमेंट में कितना चेंजेस हुआ है, what is the percentage changes in all the elements of income statement that we are going to analyze. अपना जो स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है ना,
25% से सेल्स बढ़ गया। ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस के बढ़ने के वजह से इनकम स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स है उनमें कितना चेंज आया है, what is the percentage change in all the elements of income statement that we are going to analyze. यानी we are going to calculate the percentage increase. स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है तो इनकम स्टेटमेंट भी फूल गया होगा, बड़ा होगा, right? So what is the percentage increase in all the elements of income statement? That is what we are going to analyze now. ठीक है? So we are going to calculate the percentage increase. Yes. What is the percentage increase in sales? ये पूछने वाली बात नहीं है, बिना सोचे बिना समझे एकदम हठात आंसर करो। What is the percentage increase in sales? It is 25%. It is 25%. What is the percentage increase in sales? It is 25%. Right now, what is the percentage increase in variable cost? What is the percentage increase in variable cost? देखो, percentage increase अपने कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पहले था कितना? 60,000। 60,000 से बढ़कर ईयर 2 में 75,000 हो गया। तो कितना से बढ़ा, कितना से इंक्रीज हुआ, कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ? 15,000। 15,000 यानी वेरिएबल कॉस्ट 16,000 से 15,000 और बढ़कर 75,000 हो गया। बेस वैल्यू क्या है? 60,000। बेस वैल्यू क्या है? 60,000। तो 60,000 से 15,000 और आगे बढ़कर राइट इंक्रीज होकर 75,000 हो गया। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 15,000 by 60,000 into 100. 15,000 by 60,000 into 100. Because 60,000 से बढ़कर 75 हो गया ना, 60 से बढ़कर 75 हो गया, तो 60 से बड़ा है, तो 60 इज द बेस, तो 60 पर 15 बड़ा है। तो what is the percentage increase? 15,000 by 60,000 into 100, which is 25%. तो अपने परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट, अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट इनटू 100, अमाउंट ऑफ इंक्रीज बाय बेस अमाउंट इनटू 100। मैं ऊपर में लिख भी देता हूं, अमाउंट ऑफ इंक्रीज बाय बेस अमाउंट इनटू 100 इज परसेंटेज इंक्रीज। अब व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन? What is the percentage increase in contribution? फटाफट आंसर आना चाहिए। 25%. 25%। कैसे 25%? 40,000 से 40,000 से 50,000 हो गया, यानी 10,000 बढ़ गया। 10,000 इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज। ये 10,000 किससे बढ़ा? 40,000 से बढ़ा। 40,000 बेस वैल्यू है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 into 100 is equal to 25%। सर कहानी समझ में आ गया, पोइट्री समझ में आ गया। सर क्या है कहानी, क्या है पोइट्री? सेल्स अगर 25% से बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 25% से बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन भी 25% से बढ़ेगा। सेल्स अगर 25% से घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 25% से घटेगा, कंट्रीब्यूशन भी 25% से घटेगा। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों सेल्स की गाथा गाते हैं, दोनों सेल्स के पुजारी हैं। जिस दिशा में सेल्स जाएगा वही दिशा में वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। याद है मैंने एफआरएफएसए के
अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में क्या समझाया था? If variable cost is 60% of sales, then contribution is 40% of sales. है कि नहीं? If variable cost is 70% of sales, contribution is 30% of sales. फटाफट आंसर करो. If variable cost is 80% of sales, contribution is 20% of sales. If contribution is 40% of sales, variable cost is 60% of sales. Variable cost is 60% of sales. समझ में आ रहा है? तो दोनों ही सेल्स के परसेंटेज है, दोनों मिलाकर ही तो सेल्स होता है. आपको पता है ना, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, यानी सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो दोनों मिलाकर सेल्स का फिगर बताते हैं. एंड दे बोथ आर परसेंटेज ऑफ सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स होगा. इसी वजह से सेल्स अगर 25% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 25% से बढ़ेगा और कंट्रीब्यूशन भी 25% से बढ़ेगा. ठीक है? देन who can tell me what is the percentage increase in fixed cost? 0%. 0%. सब बढ़ा ही नहीं. अरे भैया, फिक्स कॉस्ट बढ़ा नहीं तभी तो वो लीवर का काम कर रहा है. फिक्स कॉस्ट बढ़ा नहीं तभी तो वो लीवर का काम कर रहा है. अच्छा, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया. फिक्स कॉस्ट बढ़ता थोड़ी ना है, तो आप पूछे फिक्स कॉस्ट कितना से बढ़ा. आपका क्वेश्चन ही गलत है. ठीक है? राइट. फिक्स कॉस्ट बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं करता. कमाई बढ़ जाएगा, खर्चा अगर नहीं बढ़ेगा तो वो खर्चा लीवर का काम कर रहा है. अब मेरे को फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT? 40%. 40%. कैसे आया 40%? EBIT 25,000 से बढ़कर 35,000 हो गया, यानी EBIT 10,000 से बढ़ा. बेस वैल्यू क्या है? 25,000. 25,000 में 10,000 बढ़ा, 35,000 हो गया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज? 10,000. बेस क्या है? 25,000. परसेंटेज इंक्रीज 10,000 बाय 25,000 इंटू 100, 40%. कुछ समझ में आया ये 25% और 40% को देखकर क्या हो रहा है? सर, फिक्स कॉस्ट के नहीं बढ़ने के वजह से जहां हमारा प्रॉफिट 25% से बढ़ रहा था, फिक्स कॉस्ट के नहीं बढ़ने के वजह से हमारा प्रॉफिट 40% से बढ़ना स्टार्ट हो गया. माय बाप, लीवर का काम कर रहा है कि नहीं फिक्स कॉस्ट? हाँ या ना में जवाब देंगे, सभी जन बोलेंगे यस और नो. लीवर का काम कर रहा है कि नहीं फिक्स कॉस्ट? यस सर, लीवर का काम कर रहा है फिक्स कॉस्ट. लीवर का काम कर रहा है तभी तो 25% से बढ़ते बढ़ते अचानक 40%. इतना ज्यादा उछाल, इतना ज्यादा उछाल क्यों भला? फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है बीच में. ज्यादा उछाल मींस व्हाट? लिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से the percentage increase in EBIT has been lifted up to 40%. Has been lifted up to 40%. The word leverage is coming from the French word lever. In French, lever means lift a heavy object with little effort. आई बात समझ में? Yes. सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि
कि सेल्स 25% बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट 25% बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन 25% बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होता तो ईबीआईटी बढ़कर 40% से बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ 25%, तो ईबीआईटी और ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से फिक्स कॉस्ट के वजह से फिक्स कॉस्ट के वजह से फिक्स कॉस्ट के वजह से जब जब सेल्स 25% बढ़ा, ईबीआईटी में 40% का उछाल आया। फिक्स कॉस्ट के वजह से सेल्स 25% बढ़ा, सेल्स 25% बढ़ा मतलब वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 25% बढ़ा, इसलिए खाली सेल्स बोल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मेन मुख्य कारण क्या है? सेल्स का 25% बढ़ना, तो खाली सेल्स ही बोल रहे हैं। सेल्स अगर 25% बढ़ा तो ईबीआईटी 40% से बढ़ा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, लिखना मत, अभी मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो जब तक मैं हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सिर्फ मजे में पढ़ाई करो। ड्यू टू द, मैं पूरा लिखाऊंगा आपको, वर्ड टू वर्ड पूरा लिखा दूंगा। लास्ट क्लास नहीं लिखाया तो क्या हुआ, लिखाऊंगा जरूर मैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट व्हेन सेल्स बढ़ेगा तभी ईबीआईटी बढ़ेगा। यानी सेल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ईबीआईटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेल्स बढ़ेगा तभी ईबीआईटी बढ़ेगा ना, यानी सेल्स इंडिपेंडेंट और ईबीआईटी डिपेंडेंट है। व्हेन सेल्स इंक्रीजेस बाय, व्हेन सेल्स इंक्रीज्ड बाय 25%, देन ईबीआईटी इंक्रीज्ड बाय 40%। तो एज अ बिजनेसमैन मेरे को जानना है, मेरे को जानना है कि अगर सेल्स में सिर्फ 1% का बढ़ोतरी होगा, सेल्स अगर मान लो कि 1% बढ़ा, तो ईबीआईटी कितना परसेंट से बढ़ेगा? हु कैन टेल मी? जब सेल्स 25% से बढ़ा तो ईबीआईटी 40% से बढ़ा, किस लिए? फिक्स कॉस्ट की वजह से, बिकॉज फिक्स कॉस्ट बीच में कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ। तो मेरे को ये जानना है कि सेल्स में 1% के इंक्रीज की वजह से ईबीआईटी कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? कैलकुलेट करके दो, यूनिटरी मेथड है। सर बोल दिया मैंने। हाँ, आपका आंसर करेक्ट है, कैलकुलेट करके दो, बाकी सब जन पार्टिसिपेट करो। सेल्स अगर 25% बढ़ रहा है तो ईबीआईटी 40% से बढ़ेगा। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन ईबीआईटी फॉर 1% इंक्रीज इन सेल्स? 1% की वजह से ईबीआईटी कितना इंक्रीज करेगा? सेल्स में 1% के इंक्रीज की वजह से ईबीआईटी कितना इंक्रीज करेगा? सो व्हेन सेल्स increases by 1%, EBIT will increase by 40 divided by 25%. 40 divided by 25, यूनिटरी मेथड है कि नहीं? 25 पुचका का दाम अगर 40 रुपया है तो एक पुचका का दाम क्या होगा? 40/25, है कि नहीं? 25 पुचका का दाम, पूजा गोयल बेटी, ए बेटी, यदि 25 पुचका का दाम 40 रुपया है तो एक पुचका का दाम क रुपया होगा? 40/25, 40/25 कितना आ रहा है? 1.6, 1.6।
1.6। ये 1.6 है क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये 1.6 है क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। बिकॉज ईबीआईटी में जो 40% का इंक्रीज अचानक से आ गया ना, वो फिक्स कॉस्ट के कांस्टेंट होने के वजह से आया। फिक्स कॉस्ट बीच में लीवर का काम कर गया। तो सेल्स में अगर 1% का इंक्रीज करेगा तो हर 1% ऑफ इंक्रीज इन सेल्स के वजह से ईबीआईटी में 1.6 का इंक्रीज होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। So this 1.6 is nothing but operating leverage. ठीक है, समझ में आया? ये 40%, सुनो, ये 1.6 लाए कैसे? 40% by 25%। 40% by 25%। What is 40%? 40% is percentage change in EBIT. What is 25%? Percentage change in sales. So what is the second formula for degree of operating leverage? Percentage change in EBIT by percentage change in sales. नमनदीप एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। यस नमनदीप, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, बोलो। आपने जिस तरीके से DOL का दूसरा फॉर्मूला डेराइव किए हैं, क्या आपको मेरे समझाने के तरीके में डिफरेंस नजर आया? यस सर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिला कि ये फॉर्मूला क्यों है? यस सर, पूरा ही डिफरेंट था। पूरा ही डिफरेंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपने DOL का जो पहला फॉर्मूला सीखे थे, उसमें जो आंसर आया उसको DOL के दूसरे फॉर्मूला से मैच कैसे हुआ, इसका लॉजिक समझ लिए कि DOL का फर्स्ट फॉर्मूला से जो आंसर आया वो DOL के सेकंड फॉर्मूला से कैसे मैच हुआ, इसका लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। पहले पता था? नहीं सर। नहीं, लॉजिक नहीं पता था। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। यस, यहां तक सबको क्लियर है? यस नो में जवाब देंगे प्लीज, फटाफट आंसर करो। ओके सर, आपने नमनदीप से क्यों पूछा? बिकॉज नमनदीप कॉलेज में क्लासेस अटेंड करता है रेगुलर बेसिस में, तो वही अपने थोड़ा सा, मैं अपना फीडबैक ले रहा था, मैं अपने लिए फीडबैक ले रहा था कि मेरा पढ़ाया हुआ डिफरेंट अलग लगता है या नहीं आप लोग। हर्ष से भी मैं पूछना चाहूंगा, बिकॉज हर्ष ने इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट को अपने सीए के कोर्स में किया हुआ है। तो हर्ष, आपको भी डिफरेंट लगा या सेम लगा? सर डिफरेंट लगा। डिफरेंट लगा ना, ठीक है। इस टाइप से डेरिवेशन कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपया का चैलेंज है, रिकॉर्ड हो गया, ये यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। कोई भी ऑथर के बुक में इस तरीके से डेरिवेशन नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपए का चैलेंज है या 1 करोड़ का चैलेंज है, कितना भी ये बोली लगा लो आप, कोई भी ऑथर के बुक में आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज ये मैंने खुद पढ़कर समझकर कंसेप्ट को डिराइव किया है। ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। बिकॉज जब मेरे को दो फॉर्मूलाज पढ़ाया गया था ना, तो मैं कंफ्यूज आ गया था कि दोनों फॉर्मूलाज का लिंकेज क्या है। अगर दोनों ही DOL का फॉर्मूला है तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। तो अगर दोनों से सेम आंसर आ रहा है
तो किस वजह से आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, लिंकेज क्या है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठा था जब मैंने खुद लिवरेज पहली बार पढ़ाई की थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने खुद ही ढूंढा था, कोई टीचर ने मेरे को इसका आंसर नहीं किया था, मैंने पूछा ही नहीं था किसी से, मैंने पूछा ही नहीं था किसी से, मैंने खुद सोचा, बहुत सोचा। और अपना सोच एनहांस कब होता है, जब अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग गया तब मेरा दिमाग खुलने लग गया। तो दिमाग जब खुलने लग गया तब मेरे को समझ में आया कि हाँ ये रीजन है। समझ में आया? ओके, चलो। तो हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट तक का डिस्कशन कर लिया, सेल से लेकर ईबीआईटी तक का डिस्कशन कर लिया। अब फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट की एनालिसिस में आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी से शुरू होता है, ईपीएस में एंड होता है। हाँ, बुक तो देखना होगा, अब देख लो। जो मांगेगा हम दे देगा, जो मांगेगा हम दे देगा, रिकॉर्ड हो रहा है। सर आप एक बुक, मेरा एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मेरा एक्चुअली मैं आपको बताऊं, टैक्स जब मैं पहला पहला पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बुकलेट प्रिंट करवाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन का। ठीक है, बट अब मैं उसको अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट नहीं करता हूं। मतलब वो किसी पब्लिशर के यहाँ पब्लिश नहीं हुआ है, अपने कोचिंग में मैं उसको यूज करता था और स्टूडेंट्स को देता था उसका हार्ड कॉपी। अब मैं नहीं करता वैसा। ठीक है, क्यों नहीं करते ये मत पूछो, बट नहीं करता। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन में बुक बनाया हुआ है। चलो आ जाओ, इंटरेस्ट, बिकॉज ये दो सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। अकाउंट्स में, अकाउंट्स में बोल सकते हैं, अकाउंट्स में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। बिकॉज अकाउंट्स में तब से पढ़ा रहा हूं जब मैं खुद क्लास 12 में था। तो अकाउंट्स को पढ़ाते पढ़ाते एक सैचुरेशन लेवल आ गया। मतलब अब उतना पढ़ाना वो अच्छा नहीं लगता जिस इंटरेस्ट के साथ में एफएम या टैक्सेशन पढ़ाता हूँ। अकाउंट्स वो इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाता, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता बट वो इंटरेस्ट नहीं लगता। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, इंटरेस्ट का बताओ, फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंटरेस्ट? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंटरेस्ट? इट इज 0%। सर इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ा। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पीबीटी? पीबीटी 15,000 से बढ़कर 25,000 हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज? 10,000। बेस वैल्यू क्या है? 15,000। 10। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज? 10,000। व्हाट इज द बेस वैल्यू? 15,000। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 10,000 बाई 15,000 into 100 is 66.667। खुद ही देख लो। ईबीआईटी 40% से बढ़ा तो पीबीटी 66.67% से बढ़ गया। बिकॉज बीच में जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं हुआ और लीवर का काम कर गया, लीवर का काम कर गया। इट हैज लिफ्टेड अप द परसेंटेज चेंज, it has lifted up the percentage increase in PBT on 66.67% instead of 40%। 40% से बढ़ाकर 66.67% पर ले आया। It has lifted up
द परसेंटेज इंक्रीज इन पीबीटी। तो बीच में जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट होने की वजह से लीवर का काम कर गया। बट इंटरेस्ट के वजह से रिस्क भी होता है भैया, डर लगता है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी कमाना है ताकि इंटरेस्ट का खर्चा लग जाए, बिकॉज इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उन लोग मेरा सिक्योरिटी को बेच के खा जाएगा। तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मतलब रिस्क होता है, और जहां रिस्क है वहां इश्क के साथ रिटर्न भी है। ठीक है, राइट। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टैक्स? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टैक्स? पूजा गोयल बोल रही कि सर इसको कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज टैक्स जो है वो पीबीटी का 30% है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है ना, जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, तो सेल्स 25% से बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 25% से बढ़ा, राइट? वैसे टैक्स पीबीटी का 30% है, तो पीबीटी अगर 66.67% से बढ़ेगा तो टैक्स भी 66.67% से बढ़ेगा। अगर नहीं विश्वास है तो इसको खुद कैलकुलेट कर लो। नहीं विश्वास है तो इसको खुद कैलकुलेट कर लो। टैक्स कितना था? 4,500। 4,500 से बढ़कर 7,500 हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज? 3,000। बेस वैल्यू क्या है? 4,500। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 3,000 by 4,500 into 100 is 66.67%। यस। पैट का परसेंटेज इंक्रीज बताओ। पूजा गोयल फिर बोल पड़ी, सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर पीबीटी 66.67% से बड़ा है तो टैक्स भी 66.67% से बढ़ेगा, और इसके साथ साथ पीबीटी यानी पैट, और इसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट भी 66.67% से बढ़ेगा। सर जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, तो सेल्स जब 25% बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट 25% से बढ़ा, और उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 25% से बढ़ा। सिमिलरली पीबीटी अगर 66.67% से बढ़ा तो टैक्स जो कि पीबीटी का ही 30% है वो भी 66.67% से बढ़ेगा, और पैट जो कि पीबीटी का 70% है, आइला, और पैट जो कि पीबीटी का 70% है। आप खुद ही सोच लो, अगर टैक्स पीबीटी का 30% है तो पैट पीबीटी का 70% होगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% है, वैसे ही टैक्स अगर पीबीटी का 30% है तो पैट 70% है। तो पीबीटी अगर 66.67% बढ़ेगा, टैक्स भी 66.67% बढ़ेगा, पैट भी 66.67% बढ़ेगा। आई बात समझ में? नहीं विश्वास है? नहीं सर पूरा विश्वास है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो कैलकुलेट करके देख लो। पैट 10,500 से बढ़कर 17,500 हो गया, यानी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज? 7,000। 7,000। व्हाट इज द बेस वैल्यू? 10,500। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? 7,000 by 10,500 into 100 is equal to 66.67%। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पाफेश, पैट और पाफेश में कोई फर्क नहीं है। जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो पैट और पाफेश में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। हमने बोला ना प्रेफरेंस डिविडेंड को हम अलग से प्रेफरेंस देंगे, इज्जत देंगे, उसका डिस्कशन अलग से होगा। तो पाफेश भी 66.67% से बढ़ेगा, बिकॉज इन दैट केस पैट और प्रेफरेंस, पैट और पाफेश में कोई फर्क नहीं है अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो, राइट। ईपीएस कितना से बढ़ेगा बोलो? नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं बढ़ा, ऑब्वियस सा बात है। नंबर ऑफ शेयर्स तब बढ़ेगा जब नया शेयर्स इश्यू करेंगे, कम ऑन।
नंबर ऑफ शेयर्स तब बढ़ेगा जब नया शेयर इशू करेंगे। ईपीएस कितना से बढ़ा? सर कैलकुलेट करने का एकदम जरूरत नहीं है क्या सर, 66.67% से बढ़ेगा। ओहो, ओहो, यानी जितना परसेंट से पैट बढ़ रहा है, सॉरी जितना परसेंट से पीबीटी बढ़ रहा है, जितना परसेंटेज से पीबीटी बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से पैट बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से पाफेश बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से ईपीएस बढ़ रहा है। जितना परसेंटेज से पीबीटी बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से पैट बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से पाफेश बढ़ रहा है, उतना परसेंटेज से ईपीएस बढ़ रहा है। कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ सर, कोई चेंज नहीं है। सर आपको समझाना क्या है? मेरे को बस यही समझाना है कि जब ईबीआईटी 40% से बढ़ रहा था ना, तो पीबीटी 66.67% से बढ़ गया। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट। इधर में बीच में इंटरेस्ट कांस्टेंट रहने की वजह से लीवर का काम कर गया। इट हैज लिफ्टेड अप द परसेंटेज इंक्रीज इन पीबीटी। ठीक है, तो कौन सा लेवर का काम किया? फाइनेंशियल लेवर का काम किया। समझ में आया? लिखो, नहीं लिखना नहीं अभी, मैं लिखा दूंगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट when EBIT increased by how much? 40%, then ऊपर में भी then होगा, then PBT slash PAT slash PAFESH slash EPS increased by how much percent? 66.67%। तो मेरे को ये बताओ, जब ईबीआईटी 40% से इंक्रीज हो रहा था, तो उसमें पीबीटी, पैट, पाफेश, ईपीएस ये सब 66.67% से इंक्रीज हुए। किसके वजह से? इंटरेस्ट के वजह से। इंटरेस्ट का कांस्टेंट रहना लेवरेज का काम कर गया। तो मेरे को बताओ, जब ईबीआईटी 1% से इंक्रीज होगा, तो पीबीटी, पैट और पाफेश, ईपीएस में कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा? 1.67%. अगर ईबीआईटी 1% से इंक्रीज करेगा, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन पीबीटी, पैट, पाफेश एंड ईपीएस? क्या होगा बोलो? 66.67 डिवाइडेड बाय 40। 66.67 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ रहा है? 1.67। ये 1.67 है क्या? DFL। ये 1.67 है क्या? DFL। ठीक है कि नहीं? क्विकली so when EBIT increases by 1%, then PBT, PAT, PAFISH, EPS will increase by 66.67 by 40%। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.67। ठीक है, 1.67। ये 1.67 है क्या? TFL है। ठीक है,
तो 6 DFL 1.67 आया कैसे? 66.67 डिवाइडेड बाय 40% करके, 66.67 बाय 40% करके। 66.67% है क्या? 66.67% है percentage increase in PBT, PAT, PAFISH and EPS, and 40% क्या है? Percentage increase in EBIT. So DFL का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? DFL का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। 66.67 by 40% ना, 66.67% है क्या? Percentage change in PBT slash PAT slash PAFISH slash EPS. By percentage change in EBIT. हाँ या नहीं? यस सर। DCL कैसे निकालना है? DCL तो इजी है भैया, DUL इंटू DFL, GUL इंटू DFL। DUL क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DFL क्या है? इधर में DFL होगा। DFL क्या है? परसेंटेज चेंज इन PBT, PAT, PAFISH, EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। DOL और DFL के नए फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करो। क्या कैंसल आउट हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन। क्या कैंसल आउट हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन EBIT. EBIT कैंसल आउट हो जा रहा है। DOL और DFL के नए फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कैंसल आउट हो जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जा रहा है? परसेंटेज चेंज इन PBT, PAT, PAFISH, EPS divided by percentage change in sales. आई बात समझ में? क्लियर? तो ये DCL का नया फॉर्मूला है। यानी लेवरेज के क्या क्या फॉर्मूलाज हो गए? DOL is equal to contribution by EBIT, then DOL is equal to percentage change in EBIT by percentage change in sales। फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक क्या है? नए वाले फॉर्मूला को हमेशा परसेंटेज चेंज इन EBIT बड़ा होगा और परसेंटेज चेंज इन सेल्स छोटा होगा, बिकॉज बीच में फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। तो जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT बाय PBT। दूसरा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन PBT, PAT, PAFISH, EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक क्या है? जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है वो नीचे आएगा। PBT, PAT, PAFISH और EPS का जो परसेंटेज चेंज है वो हमेशा बड़ा होगा, बिकॉज बीच में जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो परसेंटेज चेंज इन PBT, PAT, PAFISH, EPS हमेशा बड़ा रहेगा एंड परसेंटेज चेंज इन EBIT छोटा रहेगा। तो जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है वो नीचे आएगा। ठीक है? और एक चीज और, एक ट्रिक बता देता हूं, चलो और एक ट्रिक बता देता हूं, सुनो। ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, एक और ट्रिक बता देता हूं, नया ताजा टटका, फ्रेश फ्रॉम द अवन। ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? सेल से। एंड कहां से होता है? EBIT से। तो एंड जिस पर हुआ है
वो ऊपर आएगा, शुरू जहां से हुआ है वो नीचे आएगा, नीचे से ऊपर। आई बात समझ में? ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? सेल से। एंड कहां पर होता है? ईबीआईटी तक, बिकॉज ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो सेल से लेकर ईबीआईटी ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में आएगा, राइट? तो जो लास्ट में है ईबीआईटी वो ऊपर आएगा, जो पहले है सेल्स वो नीचे आएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? ईबीआईटी से शुरू होता है। एंड कहां से होता है? एंड कहां पर होता है? पाफेश ईपीएस में होता है। फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? ईबीआईटी से होता है। एंड किस पर होता है? पाफेश एंड ईपीएस पे होता है, ठीक है? तो जहां पर एंड हुआ है वो ऊपर आएगा, जहां से शुरू हुआ है वो नीचे आएगा। फॉर्मूला को याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है। आई बात समझ में? मजा आया ये ट्रिक सुनकर? लास्ट वाला आखिरी ट्रिक सुनकर मजा आया या नहीं आया? यस, ठीक है, चलो वेरी गुड। और डीसीएल का फॉर्मूला के लिए तो एक ही ट्रिक है, DOL इंटू DFL, दैट इज इट। क्लियर? DOL इंटू DFL, दैट इज इट, राइट? तीन फॉर्मूलाज है वैसे डीसीएल का, कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी, देन परसेंटेज चेंज इन पीबीटी, पैट, पाफेश, ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बट ये दो फॉर्मूलाज आए कैसे? दोनों लिवरेजेस को मल्टीप्लाई करके, ड्यूएल इंटू डीएफएल करके। तो ड्यूएल इंटू डीएफएल ही याद करते हैं। आप DOL समझ जाओ, DFL समझ जाओ, DCL अपने आप निकल जाएगा। दोनों फॉर्मूलाज को याद करने का टेक्निक कई सारा बता दिया आपको। तो आप कभी भी लेवरेज के कोई भी फॉर्मूला को नहीं भूलोगे। ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? सेल से। एंड कहां होता है? ईबीआईटी। तो जहां पर एंड है वो ऊपर आएगा, जहां शुरू है वो नीचे आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होता है? ईबीआईटी से। एंड कहां पर होता है? पाफेश एंड ईपीएस में। तो जहां पर एंड हुआ है वो ऊपर आएगा, जहां शुरू हुआ है वो नीचे आएगा। इसलिए परसेंटेज चेंज इन पीबीटी, पैट, पाफेश, ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डीसीएल निकल जाएगा। आई बात समझ में? ओके, सो these are all the formulas for leverages. लेवरेज में खाली एक टॉपिक और डिस्कस करना बाकी है, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन लेवरेज। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन लेवरेज। प्रेफरेंस डिविडेंड लेवरेज का इफेक्ट कैसे लेकर आता है वो अपने डिस्कस करेंगे, और इसका डीएफएल के फॉर्मूला में क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज आएगा, वो भी अपने समझेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से लेवरेज का इफेक्ट होता है, ये अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और फाइनेंशियल लेवरेज को इफेक्ट करता है बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से हम लोगों ने फाइनेंस लिया है, तो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज को इफेक्ट करेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट? तो डीएफएल के फॉर्मूला में चेंज आएगा। सर डीसीएल के फॉर्मूला भी चेंज आएगा? हाँ आएगा ना, डीसीएल के फॉर्मूला भी चेंज आएगा बिकॉज डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल, बट डीओएल के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक डिस्कशन बाकी है, ठीक है, ये एक डिस्कशन बाकी। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे, जो भी मैंने डिस्कस किया है इन दो क्लासेस में, इन दो क्लासेस में क्लास शुरू होते ही पहले उनको लिखा दूंगा, क्लास शुरू होते ही पहले उनको लिखा दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है? तो जो भी हमने डिस्कस किया इन दो क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास शुरू होते ही उनको लिखा दूंगा। फिर उसके बाद जितना भी डिस्कशन हुआ है उस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस
और स्ट्रांग होगा और बेटर होगा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट क्लास अपने प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट लेवरेज में क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आगे का क्लासेस करना है। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया आज का क्लास। देखो, यस, आज का क्लास भी मैं YouTube में अपलोड करूंगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि जब मैं YouTube का लिंक आपके ग्रुप में शेयर करूं तो आप उसको अपने सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करें, तो इससे आपके फ्रेंड्स को हेल्प होगा, ठीक है। उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप यही चाहोगे ना कि आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड यस, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय बाय।